स्टार्ट हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोग की करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो आज हम 2 जनवरी की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं ये करंट अफेयर्स क्यों रात को 8 बजे ला रहा हूं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, सभी लोग एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे। और सभी लोग ये बोल रहे हैं कि कई लोगों के मैसेज आए कि सर इसको 7 बजे कर दीजिए। एक्चुअल में अभी आपके अगर एग्जाम शुरू हो जाएंगे, आपके जो फेज 1 के जो बाकी जो शिफ्ट है, तो वहां पर हम लोग अपने एनालिसिस को लेकर आएंगे, इसलिए वहां पर टाइम लग रहा है। और दूसरा, जिन लोगों को उधर करंट अफेयर्स का आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और उधर हमारी भी क्लास चल रही है, दोनों एक साथ चल रही है, तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ करंट अफेयर्स आपको पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप इधर नहीं आओ उधर नहीं आओ, लेकिन आपको करंट अफेयर्स भी पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टाइम सेम है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्लासेस को शेयर करते रहिए जितने लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है सुबह का इंतजार क्यों ही करना, करंट अफेयर्स अभी है पढ़ना। तो कल सुबह की करंट अफेयर्स आप सो के पढ़ोगे, सुबह उठ के पढ़ोगे, उससे अच्छा है आप अभी करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है। चलिए, हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये आज का आपका कोटेशन है, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसका मेन कहना क्या है कि आप जो रातों को जग रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप सफल नहीं हो रहे हैं, या आप अपने काम में परेशान हो रहे हैं, या आपकी नींद खराब हो रही है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं, ठीक है। तो रातों को जगने वाले ही दूसरे दिन सुबह को खिलते हैं, ठीक है। हाल ही में कौन, पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपके लगा हुआ है, 10 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में कौन IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य बना है, आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, हाल ही में किसने रेलवे के नए चेयरमैन और CEO के रूप में पदभार संभाला है, आज ही की न्यूज है ये, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार आज 1 तारीख से संभाला है। ये क्वेश्चन आपका जब आया था अभी एग्जाम में, तो आपका अनिल वहां पर जो था वो अनिल कुमार चौधरी था, लेकिन अभी आपका सोमा मंडल हो जाएंगी। हाल ही में कौन सा देश UNSC का अस्थायी सदस्य बना है, जो आज ही से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा स्क्रीन पे, हाल ही में PM मोदी ने किस कैंपस की आधारशिला रखी है, जो कि कल उन्होंने राजकोट पे एम्स की स्थापना की थी, आज कुछ और किया है। हाल ही में किस संस्था ने मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाल ही में किस राज्य को केंद्र सरकार ने अफ्स्पा, ये अफ्स्पा क्या है मैं आपको बताऊंगा, के तहत 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान, जो अभी भी इसरो के चेयरमैन ही हैं, के कार्यकाल को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाल ही में DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस आज ही 1 जनवरी को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में शब्दों का बदलाव किया है, ठीक है। तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग आज अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा होगा और पहला क्वेश्चन आपका ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा है, हाल ही में कौन IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य बना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ये जानना है कि IOSCO है कौन। तो ध्यान रखिएगा, सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करेंगे और सब लोग मन लगा के पढ़ेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, आपके पास भले ही 10 क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम यहां पर मैं करूंगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि IOSCO का सदस्य कौन है। तो IOSCO है क्या, पहले ये जान लेते हैं। ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। शायद आप लोग को इसका जो एक मिनट, सभी लोग इसका जरा एक बार ये बताइए कि शायद कल ये ज्यादा महीन लग रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, एक मिनट, मैं आप लोग को कलर दूसरा लेता हूं, अभी सबको दिखाई देगा। चल, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको ये देखना है IOSCO है कौन। तो ये कौन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज
कमीशन। अब सबसे पहली बात, इसका आंसर हम लोग जानते हैं। तो IOSCO का नया जो एसोसिएट सदस्य बना है वो कौन बना है? IFSCA बना है। अब ये है क्या, आप लोग ये जानिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, जिसका मुख्यालय आपका मैड्रिड में है। और ये मैड्रिड कहां पर है भाई? ये मैड्रिड आपका स्पेन में है, ठीक है। मैड्रिड में इसका जो मुख्यालय बना है, और इसके जो चीफ है, इसके चीफ कौन है भाई? इसके चीफ है पॉल पी एंड्रयूज, ये इसके चीफ है। अब ये संस्था करती क्या है, ध्यान रखिए। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में जो हर देश की एक रेगुलेटर होता है, मार्केट का रेगुलेटर। जैसे इंडिया में मार्केट का रेगुलेटर कौन है भाई? इंडिया में मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। सेबी भारत में बाजार नियामक के रूप में काम करती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमीशन का उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया भर के जो भी मार्केट के रेगुलेटर होते हैं उन सभी को एक साथ मिलाओ और उनके साथ मिलकर पूरे विश्व में, दुनिया में बाजार को नियामक के रूप में बनाया जाए और पूरी दुनिया में बाजार ठीक से चले। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन में टोटल 224 कमीशन काम करते हैं, ठीक है। इसका गठन 1983 में हुआ था, 1983 में हुआ था, और इसका मुख्यालय आपका मैड्रिड स्पेन में बना है, ठीक है। भारत की सेबी जैसे जो मार्केट रेगुलेटर होते हैं, ऐसे 224 मार्केट रेगुलेटर इस कमीशन के अधीन काम करते हैं। अभी हाल ही में इंडिया की ओर से किसको शामिल किया गया है? IFSCA को शामिल किया गया। अब भाई IFSCA क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगा ये, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज सेंटर अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को भारत में बनाया गया 2020 में, ठीक है। यह अथॉरिटी कब बनी? 2020 में बनी। अभी हाल ही में अप्रैल 2020 में इसका गठन किया गया था। अब भाई आपको पता है, क्योंकि सेबी ठीक से जब काम नहीं कर पा रही थी कोविड के समय में, तो सेबी के को अधीन रखने के लिए एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज सेंटर अथॉरिटी का गठन किया नरेंद्र मोदी साहब ने अप्रैल 2020 में, ठीक है। अब इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे कौन? इंजेती श्रीनिवास। एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर चीज मैं आपको एक ही क्वेश्चन बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो अभी हाल ही में क्या किया गया? IFSCA जो है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज सेंटर अथॉरिटी जो है, जो 2020 में बनी, जिसके अधीन होकर सेबी काम करती है, ये इसकी मेंबर के रूप में बनी है। तो अभी हाल फिलहाल इंटरनेशनल जो IOSCO है, इसमें अभी तक 223 कमीशन थे। अब इसमें एक नया कमीशन सेंटर जुड़ गया है, कौन सा? IFSCA, ठीक है। अब ये उद्देश्य क्या है कि भारत की सेबी जैसी मार्केट रेगुलेटर को एक ग्रुप में लाकर काम करना, पूरे विश्व की मार्केट को रेगुलेट करवाना, ठीक है। तो ये इनका उद्देश्य है। अब बाकी के पॉइंट क्या है भाई? IRDAI क्या है? IRDAI क्या होता है भाई? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्या करती है भाई? ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है भाई? ये क्या है? भारत में जितने भी बीमा नियोजक हैं, जितने भी बीमा नियोजक सिस्टम है, जैसे आपका SBI का भी लाइफ इंश्योरेंस है, या जितने भी है, बजाज एलियांस है, जितने भी है, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन आते हैं, ठीक है। सभी का क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। और इसका गठन कब हुआ था भाई? इसका गठन हुआ था आपका 1999 में, ठीक है। अब आने को क्वेश्चन आपका यहां पर ये भी आ सकता है कि आपको सब बता रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि IRDAI का चीफ कौन है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल इसके चीफ है कौन? सुभाष चंद्र, ठीक है। तो सुभाष चंद्र, एक ही क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको कितने सारे पॉइंट बताए हुए हैं, ठीक है। और IFSC तो आप लोगों को पता ही है, ये क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड, जो कि बैंक में आप यूज करते हो, हर बैंक का IFSC कोड होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में आपको कितने सारे क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले IOSCO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। मुख्यालय कहां पर है? मैड्रिड स्पेन में। 224 मेंबर है इनके। पॉल पी एंड्रयूज इसके चीफ के रूप में काम करते हैं। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। अब IOSCO को जो मार्केट रेगुलेटर, विश्व का मार्केट रेगुलेटर है, उसमें शामिल किया गया सदस्य के रूप में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेंटर अथॉरिटी, जो कि भारत का है, और अप्रैल 2020 में यह बना था।
ये सेबी जैसी मार्केट रेगुलेटर को अपने अधीन लेकर चलता है। इसके चीफ कौन है? इंजेती कौन श्रीनिवास है। और IRDAI क्या है भाई? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके चीफ कौन है? सुभाष चंद्र है। सभी को क्लियर है? तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई, ठीक है। यहां पर बातें कम होंगी क्योंकि करंट अफेयर्स है, तो यहां पर बातें बिल्कुल नहीं होंगी, यहां पर केवल आगे आगे पॉइंट चलते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी यहां पर बातें नहीं करेगा, क्योंकि जो भी थ्योरी में मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, जैसे कि देखिए थ्योरी में आपको जो ये मिला है, ये थ्योरी आपके लिए है, लेकिन इसमें जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनसे ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे। ये थ्योरी केवल पॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है? तो सब ध्यान रखिएगा, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कौन बना है भाई? सुनीत शर्मा जी बने। अभी हाल ही में सुनीत शर्मा जी किसकी जगह पर बने हैं? वीके यादव जी की जगह पर बने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मर हो गए, ठीक है। वीके यादव के स्थान पर सुनीत शर्मा जी को क्या बनाया गया है? इनको आपका सीईओ बनाया गया है, किसका? इंडियन रेलवेज का। अब यहां पर बहुत सारे पॉइंट है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट दूंगा, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वीके यादव के स्थान पे कौन बने? सुनीत शर्मा। अभी तक ये क्या थे? अभी तक ये थे जनरल ऑफ ईस्टर्न कमांड या ईस्टर्न रेलवेज। ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न रेलवेज का मुख्यालय कहां पर है भाई? क्वेश्चन पूछ सकता है। ईस्टर्न रेलवेज का मुख्यालय है कहां पर? कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता में ईस्टर्न रेलवेज का मुख्यालय है। अब और ईस्टर्न रेलवेज के जनरल ऑफ ईस्टर्न रेलवे के रूप में काम करने वाले सुनीत शर्मा जी को अभी हाल ही में क्या बनाया गया? इंडियन रेलवेज का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया, ठीक है। वीके यादव इनकी जगह से हट गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पहले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ईस्टर्न रेलवे से हैं, जो अभी हाल फिलहाल क्या बने? आरबीआई आपके रेलवे के सीईओ बने। आज तक कोई भी ईस्टर्न रेलवे का कोई भी जनरल कभी भी रेलवेज का सीईओ नहीं बनाया गया, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो देखिए ये आपके पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आपके जो पॉइंट इसमें आते हैं, अभी अगर देखा जाए तो इंडियन रेलवेज किसके अधीन आती है भाई? इंडियन रेलवेज आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अधीन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी है। अभी मैं इनके बारे में बता देता हूं। पहले प्रदीप कुमार जी कौन है? ध्यान रखिएगा, प्रदीप कुमार क्या है? एनसीआरटीसी के मेंबर है। एनसीआरटीसी कौन है? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हाल ही में ये पूछा गया है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ध्यान रखिएगा, जो मेट्रो रेलवे है दिल्ली की, उनको अभी हाल फिलहाल यही संचालित करवा रहे हैं। और नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि नई दिल्ली की बात कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मेंबर है, ठीक है। राजेश तिवारी कौन है भाई? राजेश तिवारी जी आपकी ट्रैक्शन रेलवे, ध्यान रखिए इंजीनियरिंग सेक्टर है ये रेलवेज का, तो ट्रैक्शन रेलवे के मेंबर है, ठीक है। ये ट्रैक्शन रेलवे के आपके मेंबर है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये हो गया आपके सारे पॉइंट्स। अब बाकी के पॉइंट्स में आपको बता दूं, अगर आपसे रेलवे मिनिस्टर की बात पूछी जाए तो कौन है भाई? पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है, गोयल। और अगर रेलवेज की बात की जाए तो रेलवे में टोटल भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। कितने जोन है टोटल? 18 जोन है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे नया जोन कौन सा है, न्यू जोन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कौन सा है? साउथ कोस्टल रेलवे है। साउथ कोस्टल रेलवे लास्ट ईयर नवंबर के महीने में साउथ कोस्टल रेलवे एक नया जोन बनाया गया था। पहले 17 ही जोन होते थे। और साउथ कोस्टल रेलवे का मुख्यालय किसको बनाया गया था भाई? विशाखापट्टनम को बनाया गया, ठीक है, कैलकाटा के काम को कम करने के लिए विशाखापट्टनम। तो इतने सारे क्वेश्चन है आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं आरआरबीज में या छोटे एग्जाम्स में या बड़े एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल जोन कितने हैं? 18। इससे पहले कौन से थे? 17 थे। 17वां जोन कौन सा था भाई? वो आपका था कैलकाटा मेट्रो। कैलकाटा मेट्रो का मुख्यालय कहां पर है? वो भी कोलकाता में है, ठीक है। तो जब सबसे नया है वो 2019 में घोषित हुआ था ये, ठीक है। क्लियर हो गया सभी का? ये हो गए आपके इनके छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चंस में और भी क्वेश्चंस पूछे जाए, जैसे रेलवे की सबसे बड़ी सब्सिडियरी यानी सबसे बड़ी इनकी इकाई कौन सी है, तो इनकी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ध्यान रखिएगा, IRCTC। IRCTC क्या है? आप लोग कभी भी रेलवेज में गए होंगे तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ध्यान रखिएगा, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन रेलवेज की पहली प्राइवेट ट्रेन, इंडियन रेलवेज की जो पहली प्राइवेट ट्रेन चली थी वो कौन सी थी? वो तेजस एक्सप्रेस थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कौन सी एक्सप्रेस थी? तेजस एक्सप्रेस। ये तेजस एक्सप्रेस कहां से कहां चली थी भाई? ये तेजस एक्सप्रेस चली थी, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको स्टार्ट किया था, और मतलब उसको इसका अनावरण किया था। और तेजस एक्सप्रेस जो थी ये आपकी लखनऊ से
चूंकि यूपी से स्टार्ट हुई थी इसीलिए, तो लखनऊ से कहां से तक गई थी, न्यू दिल्ली तक के लिए, NDLS। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये सारे पॉइंट, इतने सारे पॉइंट है कि रेलवे की सबसे बड़ी इकाई के रूप में कौन काम करता है, IRCTC काम करती है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है, रेलवे का पूरा टूरिज्म और पूरा इनका जो कैटरिंग है वो पूरा कौन देखता है, IRCTC देखती है। ठीक है, अगर IRCTC की बात ही आई है यहां पर, तो मैं आपको बता दूं IRCTC की बात आई है तो यहां पर और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे टूरिज्म से रिलेटेड कितनी ट्रेनें हैं जो भारत में रेलवेज में चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में एक है डेक्कन ओडिसी, एक है डेक्कन ओडिसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक महाराजा एक्सप्रेस है, महाराजा एक्सप्रेस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ध्यान रखिएगा, एक कौन सी है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ठीक है, अगर आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, जैसे कल आप लोग शिकायत कर रहे थे थोड़ा छोटा दिख रहा है, यहां पर मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो ध्यान रखिए आप थोड़ा सा उसका पिक्सल बढ़ा लीजिए, आपको साफ दिखाई देने लगेगा। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, अभी आपकी करंट अफेयर स्टार्ट हुई है, आपको मैं वादा करता हूं आपके हर पॉइंट पर एक क्वेश्चन पे आपके कम से कम 10-12 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आपको उससे कम नहीं मिलेंगे। तो डेक्कन ओडिसी भारत की जो टूरिज्म से रिलेटेड जो ट्रेन है, महाराजा एक्सप्रेस ये भी है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ध्यान रखिएगा, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स सबसे उत्तम दर्जे की जो गाड़ियां थी ये राजस्थान टूरिज्म के लिए वो चलाई गई थी। सबसे पहले चलाई गई थी पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है, तो ये 4 गाड़ियां हैं जो मेन टूरिज्म के लिए रेलवे चलाते हैं। ठीक है, जो दक्कन ओडिसी है, ठीक है, दक्कन ओडिसी केवल महाराष्ट्र के लिए थी, दक्कन ओडिसी किसके लिए थी, केवल महाराष्ट्र के लिए थी, और दक्कन ओडिसी की शुरुआत की गई थी 2004 में। ठीक है, दक्कन ओडिसी कब शुरू किया गया, 2004 में शुरू की गई, ये महाराष्ट्र के लिए थी। महाराजा एक्सप्रेस ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया को नई दिल्ली से जोड़ती थी, ये स्टार्ट हुई थी 2010। ठीक है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। और पैलेस ऑन व्हील्स भारत के इंडियन रेलवे की टूरिज्म की सबसे पुरानी ट्रेन थी, 1982 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1982। ध्यान रखिएगा, रॉयल राजस्थान और पैलेस ऑन व्हील्स ये दोनों राजस्थान के लिए है, महाराजा जो है ये आपकी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के लिए है, इंडियन रेलवे से स्टार्ट किया है। डेक्कन ओडिसी ये भी इंडियन रेलवे की है, 2004 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एक और ट्रेन आपकी आती है जिसको बोलते हैं गोल्डन चैरियट। गोल्डन चैरियट जो थी वो आपकी कर्नाटका में स्टार्ट थी, वो कर्नाटका टूरिज्म के लिए थी। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए बन गए, तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार कर लेने चाहिए, मैंने आपको करा दिया। देखिए एक बार फिर से क्लास को जरा पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। देखिए फॉर्मर थे वीके यादव, सुनीत शर्मा क्या है, जनरल ऑफ ईस्टर्न रेलवे बनाए गए हैं, अभी वो जनरल ऑफ ईस्टर्न रेलवे थे कैलकाटा के, लेकिन अभी ये क्या बन गए, इंडियन रेलवे के बन गए। प्रदीप कुमार क्या है, एनसीआरटीसी के मेंबर हैं। एनसीआरटीसी क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। राजेश तिवारी ये ट्रैक्शन रेलवे के मेंबर है, अभी हाल ही में बहुत फेमस हुए थे रेलवे से विवाद के लिए। रेलवे की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, IRCTC है, जो कि 1999 में स्थापित हुई थी। इसने अपनी पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई थी, कौन सी, तेजस एक्सप्रेस। ठीक है, इंडियन रेलवे टूरिज्म के क्षेत्र में डेक्कन, महाराजा, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स और पैलेस ऑन व्हील्स चलाते हैं। ठीक है, जो ये संबंधित वर्षों में स्टार्ट हुई थी। इंडियन रेलवे से टोटल जोन कितने हैं, 18। सबसे नया जोन कौन सा है, साउथ कोस्टल रेलवे, जो कि विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, रेल मंत्री कौन है भाई, पीयूष गोयल जी। ठीक है, सभी का क्लियर हो गया। तो सभी लोग इसकी क्लास को शेयर भी करते रहेंगे और क्लास को पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट आपको यहां मिलेंगे, आप ये सारे पॉइंट देख लीजिए। आप यहां पर कुछ नए पॉइंट भी है, जैसे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1905 में हुई थी। किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी भाई, लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। और बाकी सारे आपके पॉइंट्स यहां पर आपको दिए हुए। ठीक है, आप लोग इंग्लिश वाले या हिंदी वाले बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो देखिए भाई, आंसर तो आप सभी को पता होगा, सोमा मंडल। ये बात पहले क्लियर हो गई थी कि वो बनेंगी सोमा मंडल। और ये किसकी अध्यक्ष बनी है, सेल। सेल का फुल फॉर्म क्या है भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई। ठीक है, सेल का मुख्यालय कहां पर है, सेल का मुख्यालय है आपका दिल्ली में। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, भारत में इस्पात की अगर बात करें, भारत में अगर हम लोग बात करें आपका स्टील की बात करेंगे, तो स्टील की बात अगर हम यहां पर करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर स्टील के मामले में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको एक और आएगा, जिसमें आएगा आपका RINL। RINL क्या है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ध्यान रखना, भारत में स्टील के क्षेत्र में केवल 2 ही मेन अथॉरिटियां हैं, आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये मेन है, और RINL
जिसको आप राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहते हो, इसकी स्थापना भाई कब हुई थी भाइयों? इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि ये विशाखापट्टनम है, तो यार भाई इसका कोई अलग नाम भी है? हाँ जी, इसका अलग नाम भी है, इसको विजाग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको विजाग भी कहते हैं, ठीक है। तो विजाग के नाम से भी जानी जाती है और ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, जो कि कब बनी थी? 1982 में बनी थी, ठीक है। अगर यहां पर क्वेश्चन आया है आपका क्या, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल बनाई गई हैं, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि RINL के चीफ कौन है भाई? तो ध्यान रखिएगा, इसके चीफ कौन है? रामा मोहन राव है। कौन है भाई? रामा मोहन राव, रामा मोहन राव, ठीक है। और मैं आप लोग को एक कोशिश करूंगा कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहां पर क्या करेंगे, आप लोग यहां पर और सलाह देंगे कि आप लोग को और अच्छा कैसे किया जाए करंट अफेयर्स को। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत समय बाद स्टार्ट हुआ यहाँ पर करंट अफेयर्स, तो मैं जितना थ्योरी आपको देख सकता हूं, एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस बना के दूंगा। लेकिन आप लोग और भी बोलेंगे कि आप लोग को और क्या चाहिए, तो आप लोग अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब आप ही के लिए है। तो ध्यान रखिए, रामा मोहन राव इसके क्या बने? अध्यक्ष बने, वो इसके चीफ है, ठीक है। और ये अभी जो सोमा मंडल जी आई हैं, किसके स्थान पे आई हैं? अनिल चौधरी जी के स्थान पे आई हैं, जो कि 2017 से 2020 तक इसके चीफ बने बैठे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सोमा मंडल क्या थी? अभी तक ये सेल में ही, ध्यान रखिएगा, अभी तक ये सेल में ही कॉमर्शियल सेक्टर की डायरेक्टर थी। कॉमर्शियल सेक्टर की डायरेक्टर थी। ये कॉमर्शियल सेक्टर की जो डायरेक्टर थी कौन? सोमा मंडल जी, ये सेल में ही थी अभी, ठीक है। और अभी हाल ही में भारत की, ध्यान रखिएगा, स्टील के सेक्टर में सबसे पहली फीमेल है, फर्स्ट फीमेल है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल इसकी चीफ बनी है। आज तक कोई भी फीमेल स्टील सेक्टर में, कोई भी फीमेल चेयरमैन के रूप में स्थापित नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स हो गए। और अगर पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो सेल का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया, सेल का मुख्यालय हो गया, RINL का मुख्यालय हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। आपके कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर छूटने नहीं चाहिए भाई, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर छूटते हैं आपको, तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। अच्छा, बीइंग इंडियन जी, आपको आवाज नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए, ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए, इतना हो गया आपका। तो ये आपका 2017-2020, ठीक है, क्योंकि आवाज तो बेटा मैं चेंज कर नहीं सकता, है ना। आवाज अगर चेंज हो जाती तो फिर मैं आगे आवाज भी चेंज कर देता आपके लिए, है ना, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। हट गया, ये कहां गया इसका? अच्छा, ठीक, ओके। चलिए, ये आपके लिए क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो यहाँ सारी आपकी थ्योरी लिखी हुई है। ये देखिए, 19 जनवरी 1954 को सेल का गठन हुआ था। कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। RINL का है, मैंने आपको अभी बताया था, RINL का गठन 1982 में हुआ था और इसका गठन कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ था। इसी को विजाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मैंने जितने बन सकते थे उतने क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पे बना दिए, ठीक है। सभी लोग क्लास को थोड़ा शेयर भी करते रहेंगे भाई, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा करें ताकि आपके लिए वो ज्यादा लाभकारी हो, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में क्या है, हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर बना है? तो सबसे पहले हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन बना है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर भारत भी बना है और केन्या भी बना है, ठीक है। तो यहां पर A और B नहीं होगा बेटा, यहां पर A और C होगा, ठीक है। तो आंसर तो आपका क्या है? आंसर आपका क्या होने वाला है? आंसर आपका होने वाला है, आंसर क्या होने वाला भाई? आंसर होने वाला है आपका क्या? D, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब आगे की चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या या कर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको आप सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से भी जानते हो, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था बेटा 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 15 देश होते हैं, ठीक है। अब जैसा आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी सब्सिडियरी है? ये इकाई है किसकी? ये यूएनओ की इकाई है, ठीक है। यूएनओ की इकाई है, ठीक है। तो यूएनओ की इकाई के रूप में काम करती है, ठीक है। दूसरा,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 देश होते हैं, ठीक है। अब इनमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, अगर आपको 10 क्वेश्चन भी मिले ना भाई, 10 क्वेश्चन में मैं आपके लगभग 50 क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। यही काम है हमारा। तो 5 परमानेंट मेंबर जो है इनमें ध्यान रखिएगा, इनमें आपका चाइना आता है भाई। मैंने चाइना दोस्तों क्यों लिखा? सबसे पहले चाइना इसलिए लिखा क्योंकि चाइना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये परमानेंट मेंबर है। चाइना के साथ अगर देखेंगे, चाइना के साथ यहां पर रशिया भी इसका परमानेंट मेंबर है, बाकी तो सब यूएनओ वाले हैं। इसका फ्रांस भी इसका परमानेंट मेंबर है, ठीक है। और इसके बाद आपका यूएसए इसका परमानेंट मेंबर है, और यूनाइटेड किंगडम जिसको आप ब्रिटेन कहते हो इसके परमानेंट मेंबर, ये इसके परमानेंट मेंबर है, ठीक है। अभी हाल ही में आज ही की तारीख से 1 जनवरी 2021 से 2 साल का कार्यकाल बना है भारत का और किसका? केन्या का, ठीक है। तो न्यू मेंबर्स जो अभी इसके आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। न्यू मेंबर्स, अगर आपसे क्वेश्चन में तो केवल इंडिया पूछा है, तो ध्यान रखिए न्यू मेंबर्स आज 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुए, ठीक है। कार्यकाल कितने साल का होगा बेटा? ध्यान रखिएगा, इसके जो 10 मेंबर हैं वो अस्थायी होते हैं और बाकी ये 500 स्थायी होते हैं। अब 10 में से 5 का कार्यकाल अलग चलता है, 5 का कार्यकाल अलग चलता है। और कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल का। 2 साल के कार्यकाल में जो अभी आज से शुरू हो रहे हैं उसमें आपका सबसे नंबर 1 कौन है? इंडिया है, ठीक है। इंडिया के बाद स्कैंडिनेवियन कंट्री है बेटा, जिसको बोलते हैं नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है, जहां पर शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर आ रहा है वो है क्या? आयरलैंड। आयरलैंड किस में आता है बेटा? तो ध्यान रखना, आयरलैंड, ब्रिटेन को जब आयरलैंड से जोड़ोगे तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो आयरलैंड भी आपका नॉर्दर्न यूरोप में आता है, ठीक है। एक केन्या है जो कि आपका ईस्टर्न अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, केन्या ईस्टर्न अफ्रीका की कंट्री है। और केन्या में ही आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा कभी, निग्रोस। निग्रोस कहां पाए जाते हैं? केन्या में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहां पर एक देश और आता है जो उसको कहते हैं मैक्सिको। मैक्सिको ये कहां से है? ये बेटा नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका से हो गए, ये आपके अफ्रीका से आ गए, एक अफ्रीका की सीट हो गई। आयरलैंड यूरोप की सीट हो गई, ठीक है। नॉर्वे ये भी यूरोप की सीट से आए हैं, और इंडिया आपका एशिया की सीट से आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस बार भारत जब बना है तो भारत 8वीं बार बना है, 8th टाइम बना है, ठीक है। 8वीं बार भारत इसका अस्थायी सदस्य बना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सन 2011 की अगर हम बात करेंगे, सन 2011 की, सभी लोग अच्छा कोई बात नहीं। तो भी इंडियन जी, आप यहां पर क्या कर रहे हो? बेवजह आप यहां पर बैठ के टीआरपी बढ़ा रहे हो, अपना नहीं मेरा ही बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका क्या है? यहां पर आपका जो इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, जिन लोगों के पास कोई भी काम नहीं होते ना, वो लोग यही करते हैं। आरआरबी के पेपर चल रहे हो, यहाँ पे बैठ के ये मेरी शक्ल देख रहे हो, मेरी शक्ल को क्या चाटोगे मेरे भाई, है ना? मेरी शक्ल चाटने को भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है, ठीक है। तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी, चाटने की बातें छोड़ो, ठीक है। तो इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको, ये इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं जो कि आपके 2 साल की सदस्यता के लिए आए हैं, ठीक है। और टोटल 15 मेंबर हैं, तो इनके 5 मेंबर कार्यकाल अलग होता है, 5 का अलग होता है, लेकिन होता 2 ही 2 साल का है, ठीक है। 2 ही 2 साल ये लोग अपनी सदस्यता रखते हैं, ठीक है। भारत 8वीं बार बना है। भारत पहली बार कब बना था भाई? तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम इंडिया जब उसी साल बन गया था जब भारत गणतंत्र हुआ था, ठीक है। फर्स्ट टाइम भारत 1950 में बन गया था, ठीक है। बाकी फ्रांस इसके स्थायी सदस्यों में ही आता है, ठीक है। फ्रांस आपने देख ही लिया। इमैनुअल मैक्रोन, आपने नाम सुना होगा, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका क्वेश्चन यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सारे क्वेश्चन आपके हो गए। कोई क्वेश्चन बचा है? हाँ, एक क्वेश्चन बचा है आपका। इसका मुख्यालय कहां पर है भाई? इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन। बाकी आप थ्योरी चाहें तो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। भारत आज से संयुक्त राष्ट्र के नए रोल में होगा, ठीक है। और भारत आज से संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य फिर से बना है। कितनी वो कौन सी बार बना है भाई? भारत इस बार किसी बार बना है? 8वीं बार बना है, ठीक है। और 2 साल का कार्यकाल होगा। और 4 अन्य देश जो आए हैं उनमें आपके मैक्सिको है, नॉर्वे है, आयरलैंड है और केन्या है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को उनका गठन हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। एक काट दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाल ही में पीएम मोदी ने किस कैंपस को आधारशिला रखी थी? तो ध्यान रखिए, आज ही इन्होंने सुबह 11 बजे क्या किया है? सुबह 11 बजे आईटी संबलपुर जो कि उड़ीसा में है उसकी आधारशिला रखी है। ओ आईटी कह रहा हूं, आईएएम, सॉरी माफ करना दोस्तों, आईएएम की बात कर रहे हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और ये कहां पर है, ओडिशा में स्थापित हुआ है, ठीक है, ओडिशा में स्थापित हुआ है, ठीक है। नवीन पटनायक जी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तो आंसर तो आपका क्या होगा, आईआईएम संबलपुर, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया। बाकी की चीजें हम इसमें जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सभी लोग क्लासेस को थोड़ा सा शेयर करेंगे, सभी लोग क्लास को थोड़ा शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैंपस की। तो कैंपस में ध्यान रखिएगा, आईआईएम की अगर हम बात करेंगे तो आईआईएम क्या है भाई, भारत में आईआईएम कितने हैं टोटल, तो ध्यान रखिए यहां से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो भारत में कितने हैं, दो टोटल 20 आईआईएम है इंडिया में, ठीक है। इसको बनवाया किसने था भाई, भारत में आईआईएम को बनवाने की नींव रखी किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी, ठीक है। आईआईएम को बनवाने की जब नींव रखी गई तो सबसे पहला आईआईएम बना था कोलकाता, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों कहां का बना था, कोलकाता का बना, जो 1961 में बना था, 1961 में, शायद आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है। फिर आपका आईआईएम अहमदाबाद भी उसी साल बना था 1961 में, लेकिन पहला आपका कोलकाता ही था, ठीक है। तो अहमदाबाद भी बना 1961 में, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में आईआईएम बनने शुरू हुए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी क्या की गई थी, इसकी नींव रखवाई गई थी, ठीक है। क्लियर है सभी को। उसके बाद आपका तीसरे ऑप्शन में आईआईएम राजकोट दिख रहा है, मैंने आपको कल ही बताया था, कल ही 31 दिसंबर की कहानी है। 31 दिसंबर 2020 को इन्होंने क्या किया है, एम्स राजकोट का शिलान्यास करवाया वर्चुअली। तो यहां पर एम्स है, ध्यान रखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेडिकल साइंस, सॉरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, टोटल भारत में आईआईएम एम्स कितने हैं, 15 है। और 2025 तक कितने बनने वाले हैं, 2025 तक भारत में 22 एम्स बनने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने आपको नीट के बारे में, इनके बारे में कल बताया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो मेन सेंटर चलता है वो आपका दिल्ली का है। बाकी आईआईएम संबलपुर की बात करें तो ये उड़ीसा में है। यहाँ के सीएम कौन है भाई, कौन है भाई, नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारे समाज सुधार के काम इन्होंने उड़ीसा में किए, ठीक है। अगर संबलपुर की बात करें तो दोस्तों मैं आपको संबलपुर के बारे में बता देता हूं। कभी आपने उड़ीसा में सुना होगा, कभी एग्जाम में अगर आ जाएगा तो संबलपुर में ही आपका क्या है, हीराकुड डैम बना हुआ है। हीराकुड डैम का भी नाम सुना होगा आपने। हीराकुड डैम भारत का सबसे लंबा डैम, ठीक है, भारत के सबसे लंबे डैम में आता है, जो कि आपका संबलपुर कहां पर है, ओडिशा में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कभी अगर नदियों के बारे में पूछ लेगा भाई तो ध्यान रखिएगा, यहाँ की फेमस नदी कौन सी है, महानदी है, जिस नदी पर ये डैम बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी बन जाते हैं आपके, तो क्वेश्चंस के लिए कभी भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ के जो सीएम तो मैंने आपको बता दिया। गणेशी लाल जी कौन है, गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो गए। सारे कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को फटाफट किया करिए, क्योंकि यहाँ पर बातें नहीं करनी आपको, ठीक है। रेवाती यादव जी क्या हो गया, टाइपिंग बेटा बोल्ड आप थोड़ा सा आज के लिए अगर आप मैनेज करिए, टाइपिंग को बोल्ड कर देंगे हम, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चूंकि सेट है पूरा अभी, तो अभी ये नहीं हो पाएगा, काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन आप इसके पिक्सल्स को बढ़ा के आप इसको देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, आईआईएम के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो थे सबसे ज्यादा भारत में है, 15 है। और ध्यान रखिएगा टोटल कितने बनाए जाएंगे, 22। 2027 तक इसको और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब मेडिकल के क्षेत्र के लिए क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। अच्छा एक क्वेश्चन और बताया है, आईआईएम को बनाया किसने था, आईआईएम को बनाया जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब इन्होंने इसकी नींव रखवाई थी, लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री इसको संभालती है। तो ध्यान रखिएगा एचआरडी मिनिस्ट्री, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो ध्यान रखिएगा यही एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। रमेश पोखरियाल जी इसके मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल इसके मंत्री हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन है, रमेश पोखरियाल जी, ठीक है। क्लियर हो गया सारे पॉइंट। आप चाहें तो यहाँ पर थ्योरी भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट किया था कि मैं आज 1 तारीख को ये क्या करेंगे, उड़ीसा के आईआईएम संबलपुर की स्थायी रूप से उसकी स्थापना करवाएंगे, ठीक है। इंडिया के में टोटल आईआईएम कितने बेटा, 20 है। पहला कौन सा बना था, कैलकाटा 1961 में बना था। दूसरा कौन सा था, 1961 का ही था, अहमदाबाद, ठीक है। भारत में सबसे हाईएस्ट रैंक वाले ये है, जिनमें सबसे ज्यादा एडमिशन ये लेता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाल ही में किस संस्था ने मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर जुर्माना लगाया। तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2021 को घोषणा की है, नया झटका लगा है मुकेश अंबानी जी को। मुकेश अंबानी को जो झटका लगा वो ये था, माफ कीजिएगा, चलिए
हाँ, अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। बातें कोई नहीं करेगा भाई, सभी लोग क्लास को थोड़ा शेयर करेंगे और पढ़ाई करेंगे। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा यहाँ पर कि करंट अफेयर्स की क्लास में बातें थोड़ा कम करें, ठीक है। बातें कम करिए और धनाधन पढ़ाई करिए। करंट अफेयर्स में आपको इतने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और जो कि बीइंग जनरल स्टडीज से टीचर, तो मैं आपको यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन लाके दे दूंगा जो आपका स्टैटिक जीएस भी होता रहेगा और आपका इसकी हिस्ट्री भी होती रहेगी और आपके करंट अफेयर्स भी चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली फाइंड मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी पर अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी हाल ही में इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। किस बात का प्रतिबंध लगाया गया है? इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है सेबी द्वारा। सेबी क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, सेबी को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता रहा था सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है भाई? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करती है, मैं आपको बताऊं। 1988 में इसका गठन हुआ, लेकिन आप कभी भी इसको देखोगे तो गूगल पे आपको दिखाएगा 1992, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वास्तविकता में इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन तब तक भारत में शेयर मार्केट के सिस्टम लागू नहीं हुए थे। तो जब भारत में शेयर मार्केट के सिस्टम लागू हुए तभी इनको रखा गया। तो इन्होंने जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया था, क्रियान्वयन स्टार्ट किया था, वो क्रियान्वयन इनका 1992 से हुआ, ठीक है। चल, ये किसके रूप में काम करते हैं? ये मार्केट रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं। मार्केट रेगुलेटर, बाजार नियामक बोलते हैं इनको। और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम इन्हीं का होता है। अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक और रिलायंस इंडिया लिमिटेड दोनों को, मतलब मालिक को भी, सीईओ यही तो है, तो इन दोनों के ऊपर क्या लगाया गया? जुर्माना। क्यों लगाया सेबी ने जुर्माना, इन पर फाइन लगाया है? इसके पीछे मेन कारण है, अभी हाल ही में एक दंतफंदी पकड़ी गई है, एक खबर आई है 2007 में, जो रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड थी, रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड जो कि खुद रिलायंस इंडिया लिमिटेड का ही हिस्सा है, उसमें दंतफंदी की गई थी। तो यहां पर पैसे की हेराफेरी की वजह से क्या हुआ है, इन पर अभी हाल ही में मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर, दोनों पर ही क्या लगाया गया है? फाइन लगाया गया है। किसके द्वारा? सेबी द्वारा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने देखा होगा सन 2018 की बात है, 2018 में सेबी ने सारे बैंक्स के लिए रूल्स बनाए थे कि सारे बैंक्स केवाईसी को फॉलो करेंगे, लेकिन केवाईसी को जिसने फॉलो नहीं किया, तो ध्यान रखिए क्या हुआ, केवाईसी जिसने फॉलो नहीं किया, जिस बैंक ने, सेबी ने सभी के ऊपर करोड़ों रुपए का क्या लगाया? जुर्माना लगाया। क्योंकि केवाईसी मार्केट के रूल्स से और सेबी के कहने पर भी कई बैंकों ने, इलाहाबाद बैंक ने, देना बैंक ने, इन लोगों ने फॉलो नहीं किया था। खैर, अब तो बैंकों का मर्ज हो चुकी है, लेकिन उस समय सेबी ने ही इन पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड किसका हिस्सा है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड का ही हिस्सा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन बनता है यहां पर क्या? आरआईएल। तो बच्चों एक बात बता दें, आरआईएल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी, ठीक है। फाउंडर कौन है बेटा इसके? फाउंडर है इसके धीरूभाई अंबानी, ठीक है। धीरूभाई अंबानी को तो आप जानते होंगे, धीरूभाई अंबानी, ठीक है। धीरूभाई अंबानी इसके संस्थापक थे। अभी हाल फिलहाल इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है। और इन्हीं पर अभी क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। क्लियर है सभी को? तो यहां पर इतने सारे आपके क्वेश्चन बन गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अगर सेबी की बात करेंगे तो सेबी, हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेबी के चीफ कौन है भाई? तो सेबी के चीफ कौन है भाई? अजय त्यागी है, ठीक है, अजय त्यागी। ध्यान रखिएगा, इतने सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह एग्जाम में आया करते हैं और आ भी रहे हैं। तो सेबी के चीफ कौन है? अजय त्यागी हैं, जो हाल ही में सेबी के चीफ के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका आरबीआई या डब्ल्यूएचओ ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बच्चों? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। आरबीआई को जब स्थापित किया गया था, तो आरबीआई को स्थापित किया गया 1935। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कितने करोड़ की पूंजी से हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 5 करोड़ की पूंजी से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? मुंबई में बनाया गया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां बना? मुंबई में बना। और एक हिल्टन यंग कमेटी की सलाह पर बना था, हिल्टन यंग कमेटी की सलाह पर इसको बनाया गया, ठीक है। हिल्टन यंग कमेटी की सलाह पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद हाल फिलहाल भारत में नेशनलाइज बैंक्स कितनी रह गई हैं? 12 बैंकें रह गई हैं, बाकी सब क्या हो गई? सब मर्ज हो गई, ठीक है। डब्ल्यूएचओ, जिसको आप बोलते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भाई कब हुई थी? 1948 में हुई थी, ठीक है। सभी लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। हाँ, वेरी गुड। हाँ, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई बेटा? 1948 में हुई थी। इसका जो सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है, कहां पर है? जिनेवा में है, ठीक है। तो 1948 में इसका गठन किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहां है भाई? आरबीआई का मुख्यालय आपका कहां पर है? मुंबई में, ठीक है। और अगर सेबी की बात करेंगे तो सेबी का मुख्यालय भी कहां पर ही है? सेबी का मुख्यालय भी मुंबई में ही है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हुए।
अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब इन पर फाइन लगाया गया। रिलायंस इंडिया लिमिटेड के जो चीफ है वो कौन है? मुकेश अंबानी है। अब आने को क्वेश्चन सेबी का भी आ गया, अजय त्यागी बन गए आपके, ठीक है। अब अगर हम आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? आप सभी को पता है कौन है? शशिकांत दास है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास है, ठीक है। देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके लिए, है ना। तो इन क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हम 10 क्वेश्चन देंगे तो 10 ही के आंसर देंगे, वहां पर आपके इतने सारे क्वेश्चन बने। शशिकांत दास, इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं भाई। 4 डिप्टी गवर्नर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, यहां पर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 4 डिप्टी गवर्नर इसके कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। शशि गंगवार जी बेटा पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए, यहां पर ये सब मत कीजिए, ठीक है। नंबर की जरूरत नहीं है आपको। तो शशिकांत दास क्या है? शशिकांत दास गवर्नर है। 4 डिप्टी गवर्नर कौन है बेटा? ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो नए बने हैं राजेश्वर राव बने हैं। एक आपके कौन है? एक आपके पात्रा जी हैं, है ना। तो आप पूरा नाम नहीं याद होता कोई बात नहीं, पूरा नाम को याद ही मत करिए, आप पात्रा याद कर लीजिए। अभी हाल ही में कौन बने? राजेश्वर राव बने हैं। और कौन बना है? कानूनगो जी है एक डिप्टी गवर्नर, और एक आपके महेश कुमार जैन है, ठीक है। तो ये आपके 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिनमें गवर्नर आपके शशिकांत दास है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे भाई, तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मैंने आपको 2 महीने की करंट अफेयर्स जब पढ़ाई थी, 2-2 महीने करके, तो डब्ल्यूएचओ के जो हेड हैं, इनके हेड में अभी एक इंडियन ओरिजिन की लेडी शामिल हुई है, सौम्या स्वामीनाथन। तो ध्यान रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ के 3 हेड जो बनाए गए, टेड्रोस बनाए गए हैं, सौम्या स्वामीनाथन इसकी हेड के रूप में काम कर रही है, और जेन एलिसन, ध्यान रखना, जेन एलिसन इसके 3 हेड है। तो सौम्या स्वामीनाथन जो है, जो डब्ल्यूएचओ की एडवाइजरी हेड बनी है, वो आपकी इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक ही सवाल में बने, सारे क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा। सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों? सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करेंगे, और दूसरा कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिख पाएंगे। और देखिए 25 करोड़ रुपए और 15 करोड़ रुपए का आरआईएल पर और मुकेश अंबानी पर क्या लगाया गया? जुर्माना। देखिए यहां पर 1992 लिखा है, तो मैंने आपको बताया था सेबी की स्थापना 1988 में ही हुई है, लेकिन सेबी ने कार्य शुरू किया था 1992, इसीलिए इनको 1992 कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? और ध्यान रखिए, सभी को मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग एक बार हमारे साथ बैठकर एक बार मेरे साथ बैठकर एक हफ्ते पढ़ाई करिए। एक हफ्ते बाद जब आपकी एक हफ्ते की क्लास आएगी ना, मैं आपको बोलता हूं आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, सारे पॉइंट हम वहां पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को केंद्र सरकार ने अफ्स्पा के तहत 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया? पहली बात तो आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर यहां पर क्या होगा? अफ्स्पा क्या है बेटा? अफ्स्पा है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये लागू हुआ था 1958 में, सबसे पहले नागालैंड पर ही लागू हुआ, ठीक है। और यहां पर भी आंसर में आपका क्या होगा? आंसर में आपका नागालैंड होगा, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य को केंद्र सरकार ने अफ्स्पा के तहत 6 महीने के और अशांत घोषित किया? तो यहां नागालैंड में घोषित किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नागालैंड में मैं आपको अब यहां पर सारी बातें बताता हूं। पहली बात तो आप अफ्स्पा देख लीजिए। अफ्स्पा क्या है बेटा? इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है भाई? पावर एक्ट। ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आया था 1958 में। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और सबसे पहले नागालैंड में ही लगाया गया था। क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ के जनजाति वर्ग के लोग बवाल करते हैं, तो वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अगर कहीं भी लगा है तो उसका अर्थ यह है कि जब तक ये एक्ट वहां पर लागू है, वहां पर सेना किसी भी प्रकार का अभियान चला सकती है और बिना वारंट के किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। इसका विरोध हमेशा से नागालैंड के लोगों ने किया। जो यहाँ पर 4 जनजातियां हैं, यहाँ पर एक जनजाति है नागा, एक है यहाँ पर एयो, एक है यहाँ पर अंगामी, और एक है यहाँ पर सेमा। अंगामी और सेमा, समझ में आया? सेमा। तो यहाँ 4 जनजातियां हैं। जनजाति वर्ग के लोगों ने अपने आप को राज्यों से अलग करने के लिए यहाँ बवाल बहुत किए। तो 1958 से यहाँ पर विद्रोह चल रहा है, तो वही विद्रोह को बोला जाता है। विद्रोह को रोकने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड को लागू किया गया। अभी हाल ही में कितने महीने के लिए लागू किया गया? 6 महीने और बढ़ा दिया गया, ठीक है। किसने बढ़ाया भाई? ये भारत सरकार द्वारा बढ़ाया गया। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया आपका यहाँ का बवाल, ठीक है। अब अगर हम यहाँ की बात करेंगे नागालैंड की, तो नागालैंड की स्थापना कब हुई थी भाई? नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में, 1963 में, ठीक है। लेकिन जब ये एक्ट लागू हुआ था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तब नागालैंड हिस्सा था किसका? असम का हिस्सा था, ठीक है। ये असम में आता है। ध्यान रखिएगा,
उस समय जब ये लागू हुआ तो ये असम के हिस्से में था और असम में ही अफ्स्पा लागू हुआ। सबसे पहले जो असम राइफल्स थी उसको ये काम दिया गया था, मतलब कि रिजर्व फोर्सेस में असम राइफल को ये काम दिया गया। और ध्यान रखिएगा असम राइफल जो थी उस समय, असम राइफल जब काम करती थी असम में 1958 में, तो उस समय मेघालय भी असम में ही आता था। तो इसका मुख्यालय जो है वो अब मेघालय में चला गया है असम राइफल्स का, लेकिन अभी भी असम राइफल असम के लिए ही काम करती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे नागालैंड के गवर्नर और सीएम की बात करें तो कौन है भाई? आर एन राव। आर एन राव क्या है? गवर्नर है वो। आर एन राव गवर्नर है कहां के? आपके नागालैंड के। ये एग्जाम में आ सकता है। और क्या आ सकता है भाई? नेफ्यू राव। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये कौन है यहां पर? ये आपके सीएम है। और अगर बात करेगा, अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी क्या है भाई? कोहिमा है। ठीक है, ठीक है। और अगर बात की जाए, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। शुभम गंगार जी क्लास को थोड़ा शेयर भी करिए, पढ़ाई मत करिए। ठीक है, क्लास नहीं चल रही है, क्या हो गया बेटा? ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं नागालैंड, तो नागालैंड के आपके जो सीएम होंगे कौन होंगे? नेफ्यू। आप नेफ्यू के नाम से याद कर सकते हैं। नेफ्यू आपको रिश्तेदारी में भी वर्ड यूज होता है, तो नेफ्यू जो है वो आपके सीएम है। गुजरात की बात करेंगे तो विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस पार्टी के हैं भाई? तो किस पार्टी के हैं ये आपके बीजेपी के हैं। ठीक है, तो अभी बिहार में बवाल हुआ, तो बिहार के सीएम कौन हो गए भाई? बिहार के सीएम हो गए नीतीश। ये किस पार्टी के? ये जनता दल यूनाइटेड के हैं। ठीक है, जेडीयू के। ठीक है, उसके बाद सिक्किम की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा प्रेम तमांग जो कि सिक्किम मोर्चा के नेता भी रहे और संस्थापक भी रहे, तो प्रेम तमांग आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री। समझ में आया कि ना? प्रेम सिंह तमांग इनका पूरा नाम है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका क्या है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या अफ्स्पा के बारे में। अफ्स्पा आपका मैंने आपको बता दी कब आया था? 1958 में आया था। ठीक है, और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के रूप में काम करता है। सबसे पहले कहां लागू हुआ? नागालैंड में। और उस समय नागालैंड क्या बोला जाता था? उस समय नागालैंड आपका असम बोला जाता था। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, इसकी थ्योरी आप चाहें तो थ्योरी देख सकते हैं। थ्योरी क्या है? केंद्र सरकार ने बुधवार को नागालैंड को और 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। राज्यपाल आर एन राव बोले जाते हैं और मुख्यमंत्री जो है नेफ्यू राव। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सीवान पिछले 2018 से इसरो के चीफ बने बैठे हैं और अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल और, तो 2021 तक का इनका कार्यकाल था बेटा, लेकिन अब इनका कार्यकाल हो गया क्या 2022। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी इनका जो कार्यकाल जो बढ़ाया गया है वो 2021 तक का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया। कहां तक? 2021 तक का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कहां तक? 2022 तक। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो शशि गंगवार जी, शुभम गंगवार जी, फेक आईडीज बनाकर ये सब मत करिए, क्लास को पढ़ाने दीजिए और आप भी क्लासेस को पढ़िए। ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, है ना, कि आपको इससे कोई फायदा नहीं है आप जो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। हम के सीवान की बात करते हैं, तो के सीवान क्या है भाई? के सीवान 2018 से 2022 तक के कार्यकाल के लिए अब नियुक्त हुए। ठीक है, दूसरा के सीवान इसरो में कब शामिल हुए? ये इसरो में शामिल हुए थे 1982 में, और अभी हाल ही में चंद्रयान जो मिशन था उसमें ये हेड के रूप में थे। तो इसरो में ये 1982 में शामिल हुए। 1982 में शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की बात करेंगे तो इसरो की स्थापना कब हुई थी भाई? 1969 में हुई थी। इसरो के जो फाउंडर थे वो कौन थे भाई? तो इसरो के फाउंडर थे कौन? इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं। विक्रम साराभाई है कि नहीं है? उसके बाद अगर इसरो का मुख्यालय पूछेगा भाई, तो इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बैंगलोर। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन बना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है भाई, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी है। और ध्यान रखिएगा पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ही था, बाद में इसरो बना है। ठीक है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बना था 1963 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पे है भाई? इसका मुख्यालय त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम कहां है भाई? त्रिवेंद्रपुरम कहां है? तो सभी लोग बताएंगे। तो त्रिवेंद्रपुरम कहां पर है? केरल में। ठीक है,
क्लियर है सभी को? तो इतने सारे क्वेश्चन आपके, भले ही ऑप्शन में यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन आपको इतने सारे क्वेश्चन हमने बनाए, ठीक है? सभी का क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है सभी को? तो ये 2018 से 2022 तक काम करेगा। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, जब ये इसरो में शामिल हुए थे तो किस प्रोजेक्ट में आए थे? सबसे पहले ये पीएसएलवी प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे, ठीक है? जो सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है, दो तरीके की होती है, एक होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और एक होता है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको आप जीएसएलवी भी कहते हैं, ठीक है? ये जीएसएलवी के नाम से जाना जाता है, जो कि 2012-13 के बाद स्टार्ट, ठीक है? तो सबसे पहले पीएसएलवी प्रोजेक्ट आया था, जिसमें कि आपके जो ये है के सिवान जी शामिल हुए थे। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया आपका इतना सब कुछ इसकी कहानी, ठीक है? क्लियर है? चलिए, सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहेंगे। हाँ, 2021 में ये आपके क्या होने वाले थे? ये 2000 कसेरा जी बिल्कुल सही, 2021 में ये क्या होने वाले थे? 2021 में ये आपके रिटायर होने वाले थे। अच्छा सॉरी, एक साल नहीं होगा, 2 साल होगा। 2021 में होने वाले थे, तो 2022 तक इनका बढ़ा दिया, ठीक है? ये हो गया आपका क्वेश्चन। चल, यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर के सिवान का कार्यकाल 14 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई कि इनका जो अंतरिक्ष आयोग के जो अध्यक्ष है सिवान जी, इनका कार्यकाल सॉरी 1 साल ही बढ़ाया गया था, माफ कीजिएगा, वहां पर 1 ही साल होगा, मुझे लगा 2020 साल, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो 1 ही साल होगा, ठीक है? 2022 तक का कार्यकाल बढ़ा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी। ये एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आया था। किसने की थी? विक्रम साराभाई ने की थी। विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी बना हुआ है। कहां पर बना है भाई? ये त्रिवेंद्रपुरम में बना है और ये 1963 में बना है, ठीक है? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो सभी लोग इस पर देंगे ध्यान, देखिए यहाँ पर तो कुछ खास है नहीं, तो बाकी डेट्स में मैं आपको बता दूंगा। हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो आंसर सभी को पता होगा भाई। आंसर क्या है इसका? एक ईयर। आंसर क्या है? सॉरी, हाँ वेरी गुड। आंसर क्या है? 1 जनवरी 2021। आज ही क्या है? आज डीआरडीओ डे है, ठीक है? तो और कल क्या होगा भाई? कल आपका गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती होगी। गुरु नानक की जयंती नहीं बता रहा हूं मैं, गुरु गोविंद सिंह की जयंती बता रहा हूं, जो सबसे आखिरी सिख गुरु थे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो आपका 1 जनवरी 2021 होगा। क्लियर है सभी को? अब यहां पर हम इसके बारे में देखते हैं। यहां तो बहुत छोटा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना? बहुत छोटा क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब यहां पर आएगा बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आएंगे। सबसे पहले डीआरडीओ के बारे में हम जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ जब स्थापित किया गया था दोस्तों, तो डीआरडीओ जब स्थापित किया गया तो 1958 में 1958 में डीआरडीओ की स्थापना कहां पर हुई? दिल्ली में हुई, ठीक है? और तब इसके पास केवल 10 लैबोरेटरीज हुआ करती थी, 10 लैबोरेटरीज रख के ही चलाया करते थे, ठीक है? उसके बाद आज अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे दोस्तों, तो प्रेजेंट टाइम में इनके पास भारत में सबसे ज्यादा बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर है ये। तो भारत में आज इनके पास 52 लैबोरेटरीज है। 52 लैबोरेटरीज रखने वाला ये डीआरडीओ इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर क्या है? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो ये आपका डीआरडीओ, ठीक है? अभी हाल फिलहाल सभी को पता होगा, सतीश रेड्डी जी इसके चीफ है। सतीश रेड्डी, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बेटा आ सकते हैं, ठीक है? सतीश रेड्डी इसके क्या है? मेन चीफ के रूप में काम करते हैं। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में, आपको करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, इन्होंने अभी हाल ही में एक टॉर्पीडो लॉन्च किया है जिसका नाम वरुणास्त्र रखा गया है, ठीक है? ये सबसे अभी नई कहानी है इनकी, नई न्यूज है। अभी टॉर्पीडो लॉन्चिंग हुई है, लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है? वरुणास्त्र, ठीक है? ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहां पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। यहां पर क्वेश्चन बन सकता है बीडीएल का। बीडीएल क्या है भाई? बीडीएल है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नाम से बीडीएल जाना जाता है। बीडीएल की स्थापना कब हुई? 1970 में हुई थी, 1970 में हुई। और बीडीएल का मुख्यालय कहां है? ध्यान रखना, विशाखापट्टनम मत लिखना बेटा कहीं भी जाके। इनका मुख्य, ये काम विशाखापट्टनम में करते हैं, लेकिन इनका मुख्यालय आपका कहां है? हैदराबाद में, ठीक है? बीडीएल सबसे बड़ी इकाई है किसकी? डीआरडीओ की। डीआरडीओ के पास बहुत सारी इकाइयां हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी इकाई है, लार्जेस्ट इकाई के रूप में काम करती है, वो आपकी बीडीएल काम करती है, ठीक है? बीडीएल की स्थापना बेटा कब हुई थी? बीडीएल की स्थापना आपकी 1970 में हुई थी। क्लियर है सभी को? सभी का क्लियर है? सतीश रेड्डी जी का नाम आप सभी को पता है, और अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है? क्लियर है? अब अगर बीडीएल की बात करेंगे, तो बीडीएल के जो आपके चीफ है वो कौन है? बीडीएल के चीफ कौन होंगे भाई? बीडीएल के चीफ आपके होंगे सिद्धार्थ मिश्रा, ठीक है? सिद्धार्थ मिश्रा इसके चीफ के रूप में काम करते हैं, सिद्धार्थ मिश्रा। क्लियर है सभी को? तो
ये देखिए यहां पर आपके लिए कितने सारे पॉइंट्स आते हैं। अगर यहां पर और भी पॉइंट आए तो 2 जनवरी कल क्या बनाया जाएगा, कल आपका गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन जान लीजिए, गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाएगी, ठीक है। 31 दिसंबर को हाल फिलहाल कोई घोषित नहीं होता है, तो 31 दिसंबर को केवल न्यू ईयर ईव बोलते हैं, ठीक है। अभी तुरंत ही कुछ दिनों बाद एक डेट आने वाली है, अच्छा याद आ गया मेरे को ये, तो मैं आपको बता देता हूं। 9 जनवरी को क्या मनाया जाएगा भाई, 9 जनवरी को मनाया जाएगा बच्चों पीबीडी का मतलब होता है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन सन 2003 से जब स्टार्ट किया गया, 2002 में इसकी जो नींव रखी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में इंडियन ओरिजिन के जो विदेशी लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, 7 से 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो उस उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 7 से 9 के बीच में ही मनाया जाता है। और इस बार वर्चुअली इसको मनाएंगे नरेंद्र मोदी जी। तो इस बार जो इसकी वो रखी जा रही है, जो इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई है क्या, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इस बार की थीम है। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये इस बार के पीबीडी सम्मेलन की थीम है, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो इस बार का थीम ये होगा जो कि 7 से 9 जनवरी के बीच में मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, सन 2002 में रखी, 2003 से इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो इस बार का जो पीवीडी सम्मेलन है वो नरेंद्र मोदी जी खुद उसको लॉन्च करेंगे, तो ये आपका पीवीडी होगा। क्लियर है सभी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाने वाला है भाई, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जो कि विवेकानंद जी के नाम पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे डेज आपको याद करने होते हैं। अब मैं वही सारे पॉइंट आपको बताता हूं जो सारे पॉइंट्स आजकल हाल फिलहाल एग्जाम में आते हैं या क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। हाँ, मैथ्स क्लास बेटा यहाँ पर सभी लोग एक बार क्लास को थोड़ा शेयर भी कर देंगे, ठीक है। दीपक टिकरी कशेरा ऑफिशियल, बीडीओ का फुल फॉर्म होता है बेटा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि इकाई के रूप में काम करती है आपका डीआरडीओ के रूप में, ठीक है। क्लियर है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। हाँ, मैथ्स क्लासेस जी बेटा प्रवीण कुमार, संजीव चक्रवर्ती और दीपक टिकरी, सभी लोगों को आपको मैं बता दूं ये क्लास कल से स्टार्ट हुई है और अब आपकी क्लास जब तक मैं यहां पे हूं तब तक आपकी क्लास रोज ही चलेगी, ठीक है। तो पीबीडी है इस वर्चुअली। हाँ, वैसे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्चुअली नहीं होता है, कोई ना कोई इसका आमंत्रित किए जाते हैं विदेशी भारतीय मूल के लोग, लेकिन इस बार कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन। क्लियर है सभी को। ये हो गया आपका क्या, पीबीडी डीआरडीओ, बाकी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अभी जो टॉर्पीडो लॉन्च किया था डीआरडीओ ने, वो उसका नाम क्या रखा है भाई, उसका नाम रखा गया था वरुणास, ठीक है। तो हैवी वेट टॉर्पीडो लॉन्च किया गया था। बाकी की थ्योरी आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, इस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। शुरुआत में इनकी 10 प्रयोगशालाएं थी, लेकिन अब इनकी 52 प्रयोगशालाएं हैं। मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। सतीश रेड्डी इसके चीफ हैं और डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको लिखा हुआ। डीआरडीओ की स्थापना बेटा कब हुई थी, 1958 में हुई थी, ठीक है। बाकी इंग्लिश वालों के लिए यहां पर दिया हुआ, ठीक है। आप लोग को पीडीएफ सारे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। सारे पीडीएफ आपको लेने हैं तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, द एडुस्टोर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। और जो आप लोग की शिकायत थी वो जो 2 महीने की करंट अफेयर्स हुई, उसमें मैं समय के अभाव में आपको आंसर्स नहीं दे पाया था, लेकिन यहां पर आपको सारे आंसर्स भी मिल रहे हैं, तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। और मैंने कल देखा भी लगभग 200 बच्चों ने उसको एनरोल कर लिया। जो पीडीएफ का जो पूरा सिस्टम है वो मेरे पास मेल आ चुकी है, तो लगभग 204 बच्चों ने उसको एनरोल किया हुआ है। तो इससे देख के लगता है कि आप हाँ इसको आप क्या करेंगे, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री रिसेंटली चेंज द वर्ड्स इन इट्स नेशनल एंथम। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल एंथम को क्या किया है, चेंज किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना नेशनल एंथम बेटा चेंज किया है, उस नेशनल एंथम, पहली बात तो नेशनल एंथम ही क्या था, तो इनका जो अभी तक नेशनल एंथम था वो था फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो नेशनल एंथम था उसका जो कोट है वो ये है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। ये इनका नेशनल एंथम की जो लाइन है, यंग एंड फ्री, ठीक है। लेकिन अभी 1 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने इस यंग वर्ड को हटा दिया और यहां पर लिखा दिया क्या, फॉर वी आर वन। अब ये यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो फॉर वी आर वन एंड फ्री के नाम से अब इनका नेशनल एंथम गाया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा यहां की राजधानी होगी, ठीक है। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी जो पर्वतीय रेंज है बेटा वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक श्रृंखला।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की सबसे लंबी क्या है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगर कभी आपसे एग्जाम में और आ जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की एक सबसे फेमस शेड्यूल्ड ट्राइब है जिसका नाम है एबॉर्जिनीज, ध्यान रखिएगा, एबॉर्जिनीज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है। ओशिनिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्योंकि इसी में आपका न्यूजीलैंड भी आता है, इसी में पपुआ न्यू गिनी भी आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा कंट्री हो गया। ठीक है, कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्लियर है सभी को। और हाँ, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है कौन है, स्कॉट मैरिसन इसके क्या है, इसके पीएम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और काय के लिए फेमस है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया तमाम बहुत मतलब ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक स्वतंत्र देश के रूप में रहा है, लेकिन फिर भी ये एनएसजी का मेंबर है। एनएसजी क्या है बेटा, एनएसजी का मेंबर का मतलब हो गया, एनएसजी है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। दुनिया भर के ऐसे देश जिनके पास यूरेनियम की मात्रा प्रचुर मात्रा है, उनके कहीं ना कहीं एक तरीके से लीडिंग कंट्रीज में आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपके कार्बन मुक्त मतलब पॉल्यूशन मुक्त कोयले के लिए बहुत फेमस है। भारत की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, भारत आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। फ्रांस के कौन है भाई, फ्रांस के हैं इमैनुअल, राष्ट्रपति है ना, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन, ये यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हो गए, कहां के, फ्रांस के। ठीक है, और जापान के कौन है भाई, योशिहिदे सुगा, कहां के राष्ट्राध्यक्ष है भाई, जापान के। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आया हूं, तो ध्यान रखिएगा। ये आपके हो गए क्या, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो कि आपको हाल ही में किस देश ने राष्ट्रगान में शब्दों का बदलाव किया है, किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगर जनजातियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस के क्षेत्र में मैसिव लोग पाए जाते हैं, फ्रांस के क्षेत्र में मैसिव के पठार भी हैं और मैसिव की शेड्यूल्ड ट्राइब भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जापान में आपके जो लोग होते हैं वो सुगारो लोग पाए जाते हैं, सुगारो यहाँ पर क्या है, सुगारो यहाँ पर एक जलसंधि का नाम भी है और यहाँ के एक शेड्यूल्ड ट्राइब का नाम भी है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आपको ये थ्योरी दी हुई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है और उसकी जगह क्या लिखा है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री की जगह फॉर वी आर वन एंड फ्री से बदल दिया। प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मैरिसन है, राजधानी क्या है, कैनबरा है। क्लियर है सभी को। चलिए, ये हो गया आपके क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने रखते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी क्लास बना सकूं, आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे सिस्टम को बना सकूं, क्योंकि मैं अभी आप लोगों की राय चाहता हूं, क्योंकि अभी आपके 2 ही दिन हुए और बीइंग जीएस के टीचर मैं कोशिश करूंगा इसमें भले ही 10 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों, लेकिन आप लोग अगर क्लास पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा आपको 1 घंटे में आपको इतना कुछ मिला है, एक क्वेश्चन में 10-10, 12-12 क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ खाली बैठने के लिए नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपके लिए आया, आपके सिलेक्शन के लिए। स्टैटिक जीएस, हिस्ट्री का इसका हिस्ट्री पॉइंट क्या है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज क्या है, वो सभी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं, चूंकि अभी स्टार्ट किया है, तो आपको यहां पर अपनी राय भी देनी होगी, अपनी राय भी दीजिए और अपनी राय दीजिए ताकि हम इसको और से अच्छा कर सकें। जैसा मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं कि आपको आगे की क्लास में मैं कुछ वन लाइनर्स भी लेकर आऊंगा, जो आपके फटाफट केवल थ्योरी में बताऊंगा, आपको यहां पर नोट डाउन करना होगा। जहां एक चीज और ध्यान रखिए, सभी लोग क्लासेस के समय, क्लास जब पढ़ने आएंगे, सभी लोग कॉपी पेन पेपर लेकर बैठेंगे ताकि आप लगातार उसको लिख सके। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, ये वन लाइनर्स नहीं पढ़ रहे हो आप यहाँ पर पूरे एक दिन का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी आपकी क्लास संडे को ऑफ रहेगी, बाकी मंडे को आपकी क्लास लगेगी। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, संडे को कल से 9:30 बजे रात में मैं आप लोगों के लिए इसे एक स्पेशल बैच लेकर आ रहा हूं। एक स्पेशल बैच है जो कि आरआरबी के बच्चों के लिए है, जिसमें 1 घंटे में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं। एक घंटे में आप 40 क्वेश्चन करते हो। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और थोड़ी स्पीड बढ़ा के हम उसको 60 तक करेंगे, जिसमें आपके साइंस के, जीएस के, स्टैटिक के, इस बार के फेज 1, 2, 3 के जो 3 दिन का जो पेपर हुआ, उसमें फेज 1 के जो पेपर में जो शिफ्ट हुई, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस उसमें लाए जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आशा करते हैं कि